नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके पेट एग्ज़ाम, यूपी लोअर PCS, RO ARO और कांस्टेबल SI कांस्टेबल इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडारण के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम रिक्त स्थान है में निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन है आपके 1947, बी ऑप्शन में है 1934, सी ऑप्शन में है 1923 और डी ऑप्शन में है 1971। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1934। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडारण के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में निर्धारित किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 विभिन्न विदेशी मुद्राओं की परिसंपत्तियों और मुद्राओं, उपकरणों, जारीकर्ताओं तथा प्रतिपक्षों के व्यापक मापदंडों के तहत सोने के भंडारण व्यवस्था के लिए व्यापक नियमन रूपरेखा प्रदान करता है और भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण प्रबंधन के मार्गदर्शन उद्देश्य विश्व के कई केंद्रीय बैंकों के समान है और RBI अधिनियम 1934 में पारित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 2 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान है इसमें सबसे पहले और उसके बाद है को भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार है। किसको है ये सिक्के ढालने का? भारतीय रिजर्व बैंक को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, भारत सरकार को और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार। तो यहाँ पर आप मिलाकर देख लिए, भारत सरकार को भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार, यानी सिक्के ढालने का कार्य केवल भारत सरकार के द्वारा होता है और रिजर्व बैंक के द्वारा नोटों का कार्य होता है, जबकि सिक्कों का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार को भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार है। सिक्के लेने की जिम्मेदारी सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार भारत सरकार के पास है। सिक्के भारत सरकार में 5 टकसालों में ढाले जाते हैं। वो हैं मुंबई, अलीपुर ये जो कि कोलकाता में है, सैफाबाद जो कि हैदराबाद में है, चेरापल्ली ये भी हैदराबाद में है और इसके अलावा यूपी का नोएडा, जहां सिक्के ढाले जाते हैं। भारत में सिक्के या सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार 1000 रुपये के मूल्य वर्ग तक जारी किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? मुद्रा जारी करना, जमा स्वीकार करना, सरकार का बैंक और डी ऑप्शन में है बैंकों का बैंक। और ये ऑप्शन नहीं दोस्तों, ये 5 आपको दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। और ये है क्रेडिट नियंत्रण। अब दोस्तों बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी ये अब आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आपको बताना है कि ऊपर जो कंटेंट थे वो कौन कौन से सही थे और कौन कौन से गलत हैं। फिलहाल यहाँ से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ आप मुद्रा जारी करना, ये दोस्तों RBI का कार्य होता है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सरकार का बैंक है, ये भी बात दोस्तों सही है, तो सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बैंकों का बैंक है तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और क्रेडिट नियंत्रण करता है, ये भी सही होगा। जमा कार्य का
जमा स्वीकार करना, ये दोस्तों आरबीआई का कार्य नहीं है। ये जो बैंकें होती हैं आपके जिले स्तर पर होती हैं उनका कार्य होता है। तो बी जो यहाँ पर है वो हमारा गलत होगा, बाकी 4 हमारे सही हैं। यानी ए सी डी ई, ये देखते हैं किस ऑप्शन में दोस्तों दिया हुआ है, ए सी ई डी, ये दोस्तों हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों अब 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में तेल के दामों को कौन निश्चित करता है? भारत सरकार, राज्यों की सरकारें, पेट्रोल मंत्रालय और डी ऑप्शन में है तेल कंपनियां। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है भारत में तेल के दामों को तेल कंपनियां, तो भारत में तेल के दामों का निश्चित तेल कंपनियां करती हैं। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, व्यय में एक स्वायत्त वृद्धि से देश के वास्तविक जीएनपी में वृद्धि होनी चाहिए यदि, ऑप्शन है आपके, व्यापार का देश का संतुलन नकारात्मक है, बी ऑप्शन में है देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से कम की परिस्थितियों में काम कर रही है, और सी ऑप्शन में है यह सरकारी व्यय है, और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हमारा हो जाएगा व्यय में एक स्वायत्त वृद्धि से देश के वास्तविक जीएनपी में वृद्धि होनी चाहिए यदि, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से कम की परिस्थितियों में काम कर रही है। यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर हमने बनाए हैं। अब यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है दोस्तों। ये क्या है प्रश्न, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिकोण पत्र क्या था? ये दोस्तों था विजन इंडिया 2020, विजन इंडिया 2020 इसका उद्देश्य था। अगला दोस्तों है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला दोस्तों है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1951 को। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों चावल के अंतर्गत आता है। तो चावल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो ये दोस्तों है भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का दोस्तों अब हमारा प्रश्न है भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो ये है अवस्थापन विकास से। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो ये दोस्तों करती हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश यहां पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये दोस्तों दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 10 नंबर का हमारा प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दोस्तों कृषि क्षेत्र को दी गई थी। भारत कृषि प्रधान देश कहा ही जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। अगला दोस्तों हमारा 11 नंबर का प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। गरीबों में सबसे अधिक सहायता करना। तो अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है बुल और बियर शब्द किससे संबंधित हैं? बुल और बियर किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों शेयर बाजार से संबंधित हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं।
अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो ये दोस्तों दिया गया था उद्योग पर दिया गया था। अगला दोस्तों हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो यह दोस्तों है प्रच्छन्न। अगला दोस्तों 16 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो ये दोस्तों होता है प्रतिलोम का। अगला दोस्तों हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से होता है? किस क्षेत्र से होता है? तो ये होता है विनिर्माण क्षेत्र का। अगला दोस्तों हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो अंडा के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। अगला दोस्तों हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो ये दोस्तों माना गया है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। अगला दोस्तों हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो ये दोस्तों आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? तो ये दोस्तों इसका अर्थ होता है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। अगला दोस्तों हमारा 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो ये दोस्तों होता है अवमूल्यन। अगला दोस्तों हमारा 23 नंबर का प्रश्न है, भारत पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो ये दोस्तों तृतीय योजना रही जिसको असफल माना जाता है। अगला दोस्तों हमारा 24 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये दोस्तों 8% निर्धारित किया गया था। तो यहाँ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।